कि 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और डॉक्टर हरि सिंह गौर उसके संस्थापक कुलपति नियुक्त हुए। भारत आने के बाद उन्होंने 1946 में जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ तो गौर साहब उसमें प्रमुख सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे। उनको कॉलेज में एडमिशन लेना था तो यहाँ पर एक कॉलेज सागर में खुला और बाद में जब उनके एडमिशन लेने की प्रक्रिया आरंभ होने वाली थी तब तक तो वो कॉलेज ट्रांसफ़र होकर जबलपुर चला गया, जो वहाँ का रॉबर्टसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये बात उनको बहुत अखर गई कहना चाहिए। मित्रों नमस्कार। प्रधाननामा के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं वृंदा प्रधान। मित्रों, सुप्रसिद्ध विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, साहित्यकार और दार्शनिक डॉक्टर हरसिंह गौर की 150वीं जन्म जयंती है 26 नवंबर को। डॉक्टर गौर के सपनों का जीवंत उदाहरण है उनके द्वारा स्थापित सागर विश्वविद्यालय। गौर जयंती का पर्व सागर के नागरिकों के लिए होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे त्योहारों के जश्न से कम महत्व नहीं रखता। हर्ष और उल्लास से गौर जयंती मनाकर हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के प्रति। 10 मार्च 1968 को सिवनी जिले में जन्मी डॉक्टर लक्ष्मी पांडे इसी गौर विश्वविद्यालय की सुयोग्य विद्यार्थी रही हैं। शिक्षा के पश्चात उनका कर्म क्षेत्र सागर ही रहा है। 2 उपन्यास, 15 समीक्षात्मक पुस्तकों तथा संपादित ग्रंथों सहित उनकी 30 के लगभग पुस्तकें प्रकाशित हैं। वे हिंदी साहित्य में पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि प्राप्त करके विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शिक्षिका हैं। समीक्षक डॉक्टर लक्ष्मी पांडे साहित्य सरस्वती नामक साहित्यिक पत्रिका की यशस्वी संपादक हैं। तो आइए गौर साहब की 150वीं जन्म जयंती पर उनके साहित्य कर्म पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम हम सुनते हैं, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी पांडे। घना कुहर झकझोर रहा है सागर, लहरों पर फिर लहर चढ़ी आती है। तारों ने अपनी आंखें मूंदी हैं, मेघों की गर्जन भैरव गाती है। यहाँ अकेला हूँ मैं। रात रो रही है झंझा के आंसू, ज्योति बिंदु भी नहीं झलमला पाता। केवल महासिंधु का गर्जन तर्जन, आंसू की झरके सरगम में गाता। भीत अकेला हूँ मैं। बीत गया तूफान, सिंधु मुस्काया। रात जगी आकाश हीरकन मंडित, सुंदर लगती है नीलिमा अनामिल। गाती गीत पवन फिर नंदित नंदित, किंतु अकेला हूँ मैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मी पांडे डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक हूँ। अभी जिस कविता से मैंने अपनी बात आरंभ की है वह कविता मेरी नहीं, डॉक्टर हरि सिंह गौर की है। आज मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालने के लिए आपसे मुखातिब हूँ। हमने अभी जो कविता मैंने पढ़ी, आपने सुनी, उस कविता के अलावा एक और कविता पहले आपको सुना दूँ, उसके बाद डॉक्टर साहब के बारे में हम और आगे बात करेंगे। यह कविता उनका अपने आप से संवाद है। क्यों तुम इतने दुखी दुखी हो, क्या कुछ कहीं भूल आए हो? प्रेमी सुहृद नहीं तो बोलो, क्यों तुम बदली से छाए हो? अधिक सुहृद से कुछ खोया है, मन कहता है उनका, अधिक सुहृद से कुछ खोया है, पर वह खोना भी पाना है। नहीं जानता क्या विषाद है, हृदय खो गया है जाना है। डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय के पथरिया हिल्स जो जगह है जहाँ पर सागर विश्वविद्यालय स्थापित है, उस जगह से बहुत प्रेम करते थे। और मुझे लगता है कि वहाँ पर टहलते हुए किसी शाम को सागर झील में डूबते हुए सूरज को देखकर उन्होंने यह कविता लिखी होगी। बुंदेलखंड के सपूत, सागर के सपूत,
सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति, दानवीर, धर्मशास्त्री, दार्शनिक, कर्मयोगी, कानूनवेत्ता, प्रखर वक्ता, अनासक्त योगी, गौर बब्बा जैसे अनेक विशेषणों से विभूषित डॉक्टर हरि सिंह गौर के आशीर्वाद की छत्र छाया में ही बैठकर हम रोज पढ़ते और पढ़ाते हैं। आज इस तरह उन्हें स्मरण करने का एक विशेष कारण है, और वह कारण है 26 नवंबर 2020 को डॉक्टर हरि सिंह गौर का 150वां जन्मदिन है। यह दिन हमारे लिए, हम सागर वासियों के लिए, बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत विशेष महत्व का दिन है। ये हम लोगों के लिए भावुक होने का दिन है, और हमारे मन में डॉक्टर हरि सिंह गौर के प्रति जितनी भी कृतज्ञता के भाव हैं, उन भावों को ज्ञापित करने का दिन है। इसलिए इस विशेष अवसर पर आज आपसे उनके संबंध में बात करने के लिए मैं मुखातिब हूँ। डॉक्टर हरि सिंह गौर के पहले जीवन परिचय आपको सुना दूँ मैं कि डॉक्टर गौर का जन्म 26 नवंबर 1870 को सागर मध्य प्रदेश के सन्निचरी टोरी वार्ड में हुआ। उनका जन्म राशि का नाम हरप्रसाद सिंह गौर था। गौर साहब चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके 2 बड़े भाइयों की असमय मृत्यु हो गई थी, और एक जो भाई थे, उनके आधार सिंह नाम था उनका, उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डाउनिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी, और वो जज थे, सिविल जज थे नागपुर में, और उन्होंने ही गौर साहब को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। गौर साहब की 2 बहनें भी थीं छोटी, एक लीलावती और एक मोहन, और वो अपनी बहनों से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन इन दोनों बहनों का विवाह भी बहुत छोटी आयु में हुआ, और कम आयु होने के कारण ससुराल में जो अतिरिक्त जिम्मेदारियां, परिश्रम और संघर्ष करना पड़ा। उस समय तरह तरह की बीमारियां भी होती थीं, और लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं होता था, उतने डॉक्टर्स भी नहीं होते थे दिखाने के लिए। तो इन सब के चलते, इन सारे कारणों से असमय ही उनकी दोनों बहनों की भी मृत्यु हो गई, और ये डॉक्टर हरि सिंह गौर के लिए एक बड़े गहरा आघात देने वाली बात थी, क्योंकि अपनी माँ को भी उन्होंने बचपन से संघर्ष करते हुए देखा था कि घर का सारा काम सुबह से लेकर रात तक करती हैं, उसके बाद फिर खर्च के लिए पैसों की कमी हो जाती है तो चरखे पर सूत काटती हैं, और उस सूत को बेचकर और उस पैसे से वो घर चलाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बचपन से ही अपने घर में, जो स्त्रियों का संघर्ष, स्त्रियों का जीवन उन्होंने देखा, इसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। और कालांतर में हम जब देखते हैं कि वो बैरिस्टर बनकर आते हैं, तो यहाँ उन्होंने बहुत सारे बिल ऐसे प्रस्तुत किए जो महिलाओं के हित में थे। जैसे उन्होंने देवदासी प्रथा बंद की जाए, ये एक उन्होंने बिल प्रस्तुत किया, और बहुत लड़ाई झगड़े के बाद यह बिल पास हो पाया था। फिर उन्होंने कोर्ट में महिलाएं भी वकालत करें, उनका भी वकील की तरह रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इस बात के लिए उन्होंने बिल प्रस्तुत किया, वो भी पास हुआ। और ऐसे बहुत सारी चीज़, मतलब चाहे वो मकान के किराए को लेकर हो, चाहे वो बच्चों की शिक्षा से संबंधित हो, ऐसे बहुत सारे उन्होंने बिल प्रस्तुत किए, और उसको उन्होंने लड़ झगड़ कर पास करवाया। हम आज देखते हैं कि कोर्ट में जिस तरह से महिलाएं जज और बैरिस्टर बनकर बैठी हैं और पैरवी कर रही हैं केसेस की, तो वो उन्हीं का उनके प्रयत्नों का ही यह प्रतिफल है, डॉक्टर हरि सिंह गौर के। तो गौर साहब के मन में स्त्रियों के प्रति संवेदनशीलता हद से अधिक थी, और वो ये चाहते थे कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलना चाहिए। उनके लिए विवाह की एक आयु निर्धारित होना चाहिए कि जब तक वे जिम्मेदारियां संभालने के योग्य ना हो जाएं, तब तक उनका विवाह ना हो। और इसके अलावा कि अशिक्षा कितना नुकसान करती है आदमी के जीवन में, ये उन्होंने देखा। वो जब उनके भाई ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा कैम्ब्रिज, तो अपने बेटे की देखरेख के लिए और गौर साहब को बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए उन्होंने भेजा कि तुम पढ़ना और बेटे की देखरेख करना। वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की गौर साहब ने, और हम ये देखते हैं कि उनकी शिक्षा वहाँ से जो कानून के क्षेत्र में उनका जो दखल हुआ वो निरंतर बढ़ता ही चला गया। और गौर साहब ने 1891 में दर्शन और अर्थशास्त्र में ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की, 1892 में कानून की उपाधि, और 1905 में डीलिट की पहली डिग्री लंदन विश्वविद्यालय से और फिर ट्रिनिटी कॉलेज डरहम से प्राप्त की। उन्होंने लॉर्ड टेनिसन से मुलाकात की, जिसके बाद उनके साहित्यिक चेतना उनकी विकसित हुई और वो साहित्य भी लिखने लगी। तो यहाँ
उनका मतलब पढ़ना और उनका साहित्य लेखन ये दोनों यहाँ से शुरू हो जाते हैं। और 1892 में बार एट लॉ का प्रमाण पत्र लंदन से लेकर वो भारत लौट आते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और डॉक्टर हरि सिंह गौर उसके संस्थापक कुलपति नियुक्त हुए। उसके बाद 1925 में ब्रिटिश सरकार ने इनकी योग्यताओं को देखकर और इनके असाधारण व्यक्तित्व को, असाधारण बुद्धिमत्ता को देखकर उनको सर की उपाधि प्रदान की। और ये वही ब्रिटिश सरकार थी, आपको बता दूं मैं, कि जब उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ते हुए जो छात्रवृत्ति के लिए प्रतियोगिताएं होती हैं, तो वहाँ पर डाउनिंग कॉलेज कैम्ब्रिज में जो प्रतियोगिताएं हुई थी और उसमें इनका नाम सर्वोपरि था, पहली पंक्ति पर इनका नाम था। तो उस प्रतियोगिता के पुरस्कारों की घोषणा किए बगैर जज उठकर चले गए थे। क्योंकि वो एक अश्वेत को यह पुरस्कार नहीं दे सकते थे। उसके बाद कुलपति पुरस्कार के लिए भी एक कविताओं की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, तो उसमें उन्होंने स्टेपिंग वेस्टवर्ड नाम की एक कविता लिखी और भेजी, और उसमें भी उनकी कविता प्रथम स्थान पर थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने वो नहीं दिया उनको प्रथम पुरस्कार। क्योंकि कारण उसका बाद में उनको यही पता चला कि जज क्यों उठकर चले गए थे, क्यों परिणाम घोषित नहीं हुआ, तो पता चला कि वे अश्वेत लोगों को यह पुरस्कार नहीं देंगे। यानी जो उनका यह समय था 1891-92 वाला, ये वही समय था जिस समय महात्मा गांधी भी बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो महात्मा गांधी जब गए थे उनकी उम्र 19 साल की थी, गौर साहब जब गए उनकी उम्र 20 साल की थी। गौर साहब लौटकर आते हैं 1892 में और गांधी जी लौटकर आते हैं 1891 में। तो ये लोग जो हैं दोनों, इनके मन में विदेश में रहते हुए ही अपने भारत की धरती में किस तरह से सफलता के और विकास के बीज बोए जाएं, ये वहाँ पर उनके दिमाग में, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखकर वो बात आई। और वहाँ पर स्त्रियों को क्या सुविधाएं प्राप्त हैं, स्त्रियों का जीवन किस तरह का है, ये सब देखकर उनको लगा कि भारत में भी स्त्रियों की दशा ऐसी ही होनी चाहिए, उन्नत और अधिकार प्राप्त, कि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। तो ये गांधी जी के साथ ये उस समय इनका समकालीन थे, समझ लीजिए कि साथ साथ ही दोनों के मन में भारत की स्वतंत्रता और भारत में इस तरह के कानून का निर्माण कि जिसमें भारत की जनता बहुत ही बहुत विकास कर सके और उनको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सके, ये विचार जो हैं दोनों के दिमाग में उस समय एक साथ ही आए होंगे। अब यहाँ जब वो भारत लौटते हैं तो 1928 में वे नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी बनते हैं और इंग्लैंड में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 27 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का जो 25 दिवसीय सम्मेलन हुआ था, वह डॉक्टर हरि सिंह गौर की अध्यक्षता में हुआ था। यह एक बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने किस तरह की उपलब्धियां ब्रिटिश सरकार के काल में प्राप्त की थी। भारत आने के बाद उन्होंने 1946 में जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ तो गौर साहब उसमें प्रमुख सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे। ये बात हम लोगों को बहुत ही गौरवान्वित करती है सोचकर कि संविधान सभा में हमारे गौर साहब थे, हमारे गौर बब्बा। हम यहाँ बुंदेलखंड में और सागर में गौर साहब को गौर बब्बा कहते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है, बब्बा यानी ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, कि उनसे केवल इस बात का रिश्ता नहीं है कि उन्होंने विश्वविद्यालय स्थापित करवा दिया था और हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, श्रेष्ठ मनुष्य बनने की प्रक्रिया में है। सिर्फ उन्होंने जो किया है उसको मन की गहराइयों में अनुभव करके एक प्रोफेशनल रिश्ता नहीं बल्कि एक प्रकार का आत्मीयता का रिश्ता बन गया है, और जिसके कारण बुंदेलखंड के लोग और सागर के लोग उनको गौर बब्बा कहते हैं। गौर साहब ने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं और उनकी किताबों की एक लंबी लिस्ट है। किताबों की लिस्ट में पढ़ने लगूं तो उसमें साहित्य की भी किताबें हैं और कानून की भी किताबें हैं, जैसे रैशनलिज्म एंड रिलीजन, स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म, रेनेसा ऑफ इंडिया, रैंडम राइम्स जो उनका काव्य संग्रह है, हिज ओनली लव उपन्यास है जो प्रेम पर लिखा गया है, फैक्ट एंड फैंसीज निबंध संग्रह है, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट
भारतीय दंड संहिता की तुलनात्मक विवेचना, हिस्ट्री एंड लॉ इंटरेस्ट, पैनल लॉ, इंडिया एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, आदि आदि आदि। इसलिए क्योंकि पुस्तकों की एक लंबी सूची है जिसमें उन्होंने धर्म संबंधी किताबें लिखी, कानून के संबंध में किताबें लिखी, लोक मंगल के लिए किताबें लिखी, शिक्षा के लिए लिखी। इसलिए उन्हें दार्शनिक, शिक्षाविद, कानूनवेत्ता, ये सारे विशेषण उनके नाम के सामने जुड़ जाते हैं, और जो कि बिल्कुल सही जुड़ते हैं। यहाँ मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि गौर साहब के ऊपर उनकी माँ का बहुत प्रभाव था। उनकी माँ बहुत सुंदर थी और बड़ी कर्मठ महिला थी। तो अपनी माँ के प्रभाववश वे जो हर वक्त जो उनको काम का एक नशा था गौर साहब को, वह काम का नशा और शिक्षा, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करना हमारे भारतीय बच्चों का, हमारे बुंदेलखंड के बच्चों का अधिकार है। ये बात जो एक मानवीय करुणा को दर्शाती है, मानवीयता को दर्शाती है, ये सारी बात उनको अपनी माँ के आसपास रहकर ही उन्होंने शिक्षा, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये शिक्षा उनको अपने माँ के कर्मों से ही मिली कि माँ किस तरह सोचती हैं, किस तरह का काम करती हैं, अगर क्या होता तो क्या नहीं होता, क्या नहीं होता तो क्या होता। ये इस तरह की चीज़ें कि हम अभावों को कैसे दूर कर सकते हैं, केवल अपने घर के नहीं, समाज के भी अभावों को कैसे दूर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में अपने परिवार के परिवेश को देखकर ही आई। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि गौर साहब को जापान सरकार ने बुलाया था। उनके आमंत्रण पर जब वे गए तो वहाँ पर उनको धर्मगुरु के रूप में सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने स्पिरिट ऑफ बुद्धिज़्म जो उनका ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म की दार्शनिकता से ओतप्रोत बौद्ध धर्म की दार्शनिकता को दिखाता है वो ग्रंथ। और हम ये जानते हैं कि बुद्ध धर्म जो है वह मध्यम मार्ग का अनुगामी है, मध्यम मार्ग की बात करता है। और मध्यम मार्ग का मतलब यह होता है कि आपको संन्यास लेकर या संन्यास लेने के लिए किसी जंगल में जाने की या किसी पहाड़ में, किसी गुफा में जाने की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग ये कहता है कि व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भी सन्यासी हो सकता है। वह अपने मन को सन्यासी बनाए और मन को मोह माया से, भोग विलास से दूर रखे। केवल उतनी ही चीज़ों का वो प्रयोग करे जितनी उसके लिए आवश्यक है, और शेष वो कर्मठ तो उसको रहना आवश्यक है। कर्मठ बने रहना तो गीता का उपदेश है, और वो बौद्ध धर्म भी कर्मठ बने रहने की बात करता है। लेकिन कर्म करते हुए हम जो भी कमाते हैं उस पर केवल हमारा अधिकार नहीं है। हम समाज के भूखे नंगों की भी मदद करें, उनकी सहायता करें, और इस तरह से हम अपने संन्यस्त जीवन के साथ अपना श्रेष्ठ मानवीय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग कहता है, और गौर साहब इस बात के अनुगामी थे। उन्होंने अपने परिवार में रहकर भी उस मध्यम मार्ग को अपनाया। ये हम लोग अब जब हम धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं, मैच्योर हो गए हैं, तब हमको ये चीज़ समझ में आती है। क्योंकि गौर साहब ने 1944 से उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि मुझे, पहले भी उनके दिमाग में रही होगी जब वो पढ़ रहे थे उस समय, क्योंकि जब उनको कॉलेज में एडमिशन लेना था तो यहाँ पर एक कॉलेज सागर में खुला, और बाद में जब उनके एडमिशन लेने की प्रक्रिया आरंभ होने वाली थी तब तक तो वो कॉलेज ट्रांसफ़र होकर जबलपुर चला गया, जो वहाँ का रॉबर्टसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये बात उनको बहुत अखर गई कहना चाहिए, बहुत उनको मतलब मन पर वो एक बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा कि एक ही कॉलेज था सागर में, खुला जैसे तैसे, और वो भी जबलपुर चला गया। यानी सरकार सत्ता क्या सागर को, बुंदेलखंड को इस योग्य नहीं समझती कि यहाँ पर एक कॉलेज खुलना चाहिए, यहाँ पर एक विश्वविद्यालय, या यहाँ हमारे यहाँ के बच्चों को भी आगे बढ़ने का कोई हक है, ये नहीं समझती क्या? तो और लोग ये कहते कि इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि यहाँ पर तो स्याही भी नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी ही जगह पर विश्वविद्यालय खोलना चाहता हूँ जहाँ स्याही भी नहीं मिलती, यानी कि स्याही मिलना भी चाहिए, और यहाँ के विश्वविद्यालय में पढ़कर बच्चे ऐसे वैज्ञानिक बने कि खुद स्याही बनाएं, प्लेन बनाएं, दार्शनिक हों, प्रखर वक्ता बने, बड़े साहित्यकार बने, बड़े चिंतक बने। तो ऐसा विश्वविद्यालय वो खोलना चाहते थे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की तर्ज पर, कि जो बहुत खूबसूरत हो देखने में भी, और जो शिक्षा का भी सर्वश्रेष्ठ केंद्र हो, विश्व में गिना जाए जिसको।
इस दौरान इस प्रक्रिया के चलते हुए 1944 से जो उन्होंने ये प्रक्रिया आरंभ की थी सागर विश्वविद्यालय के लिए, किस तरह से वसीयत तैयार करना है, कैसे दान की प्रक्रिया पूरी करना है, और उन्होंने 1946 में 18 जुलाई 1946 को 20 लाख रुपए दान दिया और सागर विश्वविद्यालय की आधारशिला उन्होंने रखी पथरिया हिल्स पर। पथरिया हिल्स वो जगह है जहाँ पर सागर विश्वविद्यालय स्थापित है। ये जगह डॉक्टर हरि सिंह गौर को बेहद पसंद थी। वो जितना अपनी माँ से प्रेम करते थे उतना ही वो इस धरती से प्रेम करते थे, प्रकृति से प्रेम करते थे, एकांत प्रिय थे। और वो एकांत प्रिय होने की जो उनकी प्रवृत्ति थी, वो उस प्रवृत्ति का शमन जो है वो पथरिया हिल्स पर होता था। क्योंकि पथरिया हिल्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी, मतलब जहाँ लाइब्रेरी बनी हुई है, पुस्तकालय है, उसकी सीढ़ियों पर खड़े होकर अगर आप देखें शाम को, तो सागर झील में डूबते हुए सूरज को देखना एक अद्भुत दृश्य होता है। और डॉक्टर हरि सिंह गौर को ये दृश्य देखना बहुत पसंद था। पथरिया हिल्स पर शाम को टहलना, आराम करना और यहाँ किसी एक पॉइंट पर बैठकर और झील में डूबते हुए सूरज को देखना, ये उनका प्रिय कर्म था। और उसी पथरिया हिल्स पर वो विश्वविद्यालय स्थापित करने की कल्पना करते थे ताकि यह विश्वविद्यालय देखने में भी सौंदर्य का अद्भुत प्रतिमान बने और ज्ञान का भी केंद्र बने, और वो उन्होंने किया। उस समय जब आधारशिला रखी गई थी तब यह मिलिट्री की बैरकों में ये विश्वविद्यालय आरंभ हुआ था। और अभी तो खैर भव्य इमारतें बहुत बन गई हैं और काफ़ी विकसित हो गया। पहले स्टेट लेवल का था, अब तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है। तो गौर साहब की कल्पनाओं को पंख तो लगे और वो साकार भी हुई हैं उनकी कल्पनाएं। तो गौर साहब के बारे में मैं आपसे जो कह रही थी कि वो गृहस्थ में रहकर भी संन्यास्त थे, ये उनके इसी प्रवृत्ति से पता चलता है कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया, विदेश में भी कमाया, देश में कमाया। और वो रायपुर, नागपुर, हर जगह उन्होंने वकालत की। और भंडारा में तो जब उनकी एक वकील के रूप में नियुक्ति वहाँ पर हुई थी तो उन्होंने 2 महीनों के अंदर, 1.5 से 2 महीनों के अंदर 300 केस निपटाने का रिकॉर्ड बनाया था, जो देखकर और अंग्रेज दंग रह गए थे कि क्या कोई बैरिस्टर, कोई वकील ऐसा भी कर सकता है कि इतने कम समय में इतने सारे केस निपटा दे। तो वो वर्कोहोलिक थे, उनको काम का नशा था। और ये बात जो अभी मैं आपको कह रही थी कि वो संन्यास्त थे, वो इसलिए मैंने कहा गृहस्थी में रहकर संन्यास्त थे क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनका कोई गृहस्थ जीवन नहीं था। उन्होंने एक अंग्रेज महिला से विवाह किया था, उनकी 4 बेटियां और एक बेटा था। बेटा तो बहुत जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था, लेकिन बेटियों का परिवार अभी भी कहीं ना कहीं रह रहा है। तो बेटियों को उन्होंने उनके भरण पोषण के लिए बहुत मामूली हिस्सा दिया अपनी बेटियों को, और बाकी सारा पैसा जो उन्होंने देश में और विदेश में कमाया वो सारा पैसा उन्होंने दान कर दिया विश्वविद्यालय बनाने के लिए। शिक्षा का दान सर्वश्रेष्ठ दान जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। हम मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं, उसी से मनुष्य नहीं हो जाते। शिक्षा हमको परिष्कृत करती है और हमको श्रेष्ठ मनुष्य बनाती है। और इस बात को डॉक्टर हरि सिंह गौर बेहतर तरह से समझ गए थे कि बिना शिक्षा के मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भी इस बुंदेलखंड के लोग श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने यह ज्ञान का केंद्र स्थापित किया, और जिसके लिए हम, हमारे पहले की पीढ़ियां और हमारे बाद की पीढ़ियां भी उनके प्रति कितने कृतज्ञ हैं ये हम बता नहीं सकते। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर न केवल बौद्ध धर्म के मध्यम मार्गी थे, वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए अनासक्त योगी थे, बल्कि वो एक श्रेष्ठ दार्शनिक थे। और बहुत ही उनका जीवन सादा, सरल और सहज था। कई भाषाओं पर उनका अधिकार था, लेकिन उन्होंने अपना सारा साहित्य अंग्रेजी में लिखा, और जिसका अभी तक मुश्किल से 10% ही किताबों का अनुवाद हो पाया है, बाकी अनुवाद नहीं हो पाया है अभी। तो जब वो लिखना, पढ़ना या अपने कोई सरकारी काम कर रहे हैं तो फ्लुएंट अंग्रेजी में बात करते थे। लेकिन अगर कोई बुंदेलखंड का आदमी, कोई सागर का व्यक्ति उनके बंगले पर चला जाए किसी आवश्यकता को बताने, किसी अभाव के बारे में बात करने के लिए, तो वो ठेठ बुंदेली में बात करते थे। और ये था उनका अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा से लगाव। गौर साहब की दार्शनिकता का ये अंदाज है कि उनके कपड़ों में थिगड़े लगे रहते थे कई बार,
कि वो व्याख्यान देने के लिए भी खड़े हैं तो उनके कोहनी में, शर्ट में कोहनी के पास फटा हुआ है या घुटने के पास पैंट फटी हुई है तो उसमें गोल थिगड़ा लगा हुआ है। उनका मतलब है कि अगर इतनी सी जगह पर पैंट अगर फट गई है या शर्ट इतनी सी जगह पर ख़राब हो गई तो उसके लिए पूरा शर्ट फेंकने की क्या ज़रूरत है, पूरा पैंट फेंक देने की क्या ज़रूरत है, काम चल सकता है। सागर यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र विभाग में जब उनको दर्शन शास्त्र पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया तो वो इसी रूप में थिगड़े लगी हुई शर्ट और पैंट पहनकर पहुंचे थे, जबकि लोग वहां पर सांस रोक के प्रतीक्षा कर रहे थे कि सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति, बड़े दार्शनिक प्रखर वक्ता भाषण देने के लिए आ रहे हैं तो पूरे तामझाम से आ रहे होंगे। लेकिन ये आराम से सहजता के साथ इन्हीं कपड़ों में वहाँ पहुँच गए और जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया वहाँ पर तो उन्होंने आत्मा के शेप को क्वाइन की तरह बताया। और उसके प्रति पीछे एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जो अभी यहाँ तो सुना नहीं सकूंगी मैं आपको, लेकिन वो यही कि उनका एक सिक्का खो गया था उसके पहले और बड़ी मुश्किल से वो मिला तो लोगों को लगा कि शायद सर का एक सिक्का जो खो गया था और बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है तो शायद वही उनके दिमाग में है, इसलिए वो सिक्के से बात प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि सिक्के का जो आकार है वो बिल्कुल जस्ट लाइक आत्मा की तरह है, सोल की तरह है, कि जैसे सिक्के का, गोल सिक्के का आरंभ कहाँ से होता है और अंत कहाँ पर है ये हम नहीं बता सकते सिक्के को देखकर कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। उसी तरह आत्मा के बारे में आप नहीं बता सकते कि इसका जन्म कब हुआ और इसका अंत कहाँ होगा, उसका आदि और अंत हमें नहीं मालूम आत्मा का। कि मेरे शरीर में जो आत्मा है वो मुझसे पहले कई शरीरों में यात्रा करके आई है मुझ तक, और मेरे बाद न जाने कितने शरीरों की यात्रा यह करेगी नहीं मालूम। इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से सिक्के के आदि और अंत का हमें पता नहीं है, उसी प्रकार हम आत्मा के भी आदि और अंत का पता नहीं लगा सकते। तो इस तरह से एक दार्शनिकता के साथ उन्होंने अपना व्याख्यान आरंभ किया और घंटों तक एक लंबा व्याख्यान देते रहे। डॉक्टर हरि सिंह गौर के जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं हुई, अनेक प्रकार की किंवदंतियां उनके बारे में प्रचलित हैं और ये कहा भी जाता है कि उनको इस सागर विश्वविद्यालय की धरती से इतना प्रेम था कि वो आज भी यहीं कहीं घूमते रहते हैं और दृष्टि बनाए रखते हैं। यानी मुझे लगता है कि ये हमारी भावना है कि हम उनको, डॉक्टर साहब जा चुके हैं, डॉक्टर गौर हमारे बीच नहीं हैं, ये हम नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि नहीं, वो यहीं हैं, यहीं कहीं हैं और हमारी हर बात पर उनकी नज़र रहती है। गौर साहब के मृत्यु के संबंध में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी एक अंतिम वाकया कि 25 नवंबर 1949 को 1949 को सागर विश्वविद्यालय का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ दोनों टीमों के बीच में हॉकी मैच हुआ। उसमें सागर की टीम जीत गई। उस मैच को देखने वालों में डॉक्टर हरि सिंह गौर भी बैठे थे। जब हमारे यहाँ के विद्यार्थी जीत गए तो गौर साहब उठ के, मैच खत्म होने के बाद गौर साहब उठ के कार में बैठने लगे तो सारे खिलाड़ी लपक के उनके पास गए। वो बोले कि सर हम लोग जीत गए हैं, कल छुट्टी मिलना चाहिए। तो उन्होंने एकदम गर्जना की, क्यों मिलना चाहिए छुट्टी, मतलब छुट्टी नहीं मिल सकती। और उन्होंने ये कहा कि इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम की जब मृत्यु हुई थी तो केवल 2 मिनट का मौन रखा गया था। तो जब ऐसी दुखद घटनाओं के समय 2 मिनट का मौन रखा जाता है और छुट्टी नहीं होती तो क्यों। तो खिलाड़ी थोड़े निराश हुए। उन्होंने सोचा कि अरे बताओ, इंग्लैंड की बात को यहाँ लागू करने की क्या ज़रूरत है भारत में। और गौर साहब को ये लगा कि मैंने शायद ज़्यादा कठोर होकर बोल दिया। तो उन्होंने फिर अपनी बात को, कार में बैठते बैठते उतर गए और उन्होंने कहा कि माई चिल्ड्रेन, इवन व्हेन आई डाई देयर शैल बी नो हॉलीडे। यानी अगर मैं मर भी जाऊं तो भी विश्वविद्यालय में छुट्टी नहीं होना चाहिए, कहकर बैठ गए, गाड़ी में चले गए। अब जो उनके ये वाक्य थे ये सबके दिलो दिमाग में, जो वहाँ पर थे खिलाड़ी, उनके दिलो दिमाग में छप गया कि हमारे कुलपति महोदय ने ऐसा कह दिया और छुट्टी नहीं दी। लेकिन ठीक 1 महीने बाद 25 दिसंबर 1949 को जब क्रिसमस का दिन था और केवल सागर में नहीं, सागर विश्वविद्यालय में नहीं, पूरे भारत में छुट्टी होती है, तो उस छुट्टी के दिन जब सारे हॉस्टल के लड़के अपने तैयारी कर रहे थे, पैकिंग कर रहे थे कि 8 दिन की छुट्टियां हैं और हम लोग घर जाएंगे, पैकिंग के दौरान ही सुबह सुबह उनको ये खबर मिली कि हृदय गति रुक जाने से डॉक्टर हरि सिंह गौर का निधन हो गया।
सारी पैकिंग ज्यों का त्यों रखी रही। सभी लोग मॉडल हाउस पहुँचे। मॉडल हाउस यानी गौर भवन, जहाँ आजकल कुलपतियों का निवास है, मतलब कुलपति जहाँ पर निवास करते हैं उसको गौर भवन कहते हैं अब। और तब उन्होंने उसका नाम मॉडल हाउस रखा था डॉक्टर हरि सिंह गौर ने। उस मॉडल हाउस के ऊपर के तल पर और उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था। सारे लोग वहाँ पहुँचे और ये लोग जो खिलाड़ी जिनके सामने उन्होंने कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो उस दिन भी विश्वविद्यालय में छुट्टी नहीं होना चाहिए, वो शॉक्ड इसलिए क्योंकि इस आदमी ने, इस व्यक्तित्व ने, इस महामना ने काल के साथ होड़ ले ली। काल यानी मृत्यु, कि जब मैं कहूँ तब आना। मैंने कहा कि मैं छुट्टी के दिन ही जाऊंगा, मैं किसी ऐसे वर्किंग डे पर नहीं जाऊंगा जिस दिन मेरे जाने से लोग छुट्टी मनाएं, तो नहीं हुआ। उन्होंने जो चाहा वो हुआ। यानी ऐसा व्यक्ति जो काल को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। और जिसने भी सुना और उन्होंने इस तरह की जो बात धीरे धीरे फैलते हुए सबके सामने आया कि गौर साहब ने ऐसा कहा था और उन्होंने, उनका कथन सत्य हो गया कि उनकी मृत्यु छुट्टी के दिन हुई, तो आप तो विश्वविद्यालय बंद करने का, अलग से विश्वविद्यालय बंद हो, टीचिंग सस्पेंड हो, उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बहुत से साहित्यकारों ने उनकी तुलना, जो हेमिंगवे का उपन्यास था ओल्ड मैन एंड द सी, उसका जो मछुआरा है उसकी अदम्य जीवट के साथ, उसके अदम्य जीवट के साथ डॉक्टर हरि सिंह गौर के जीवट की तुलना की। और उन्होंने ये कहा कि इस महामना का जो जीवट है वो ऐसा है कि काल को भी अपने हिसाब से मोड़ सकता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर धर्मशास्त्री, दार्शनिक और इन सभी रूपों में जाने पहचाने जाते हैं। और उनका जो पथरिया हिल्स से प्रेम था, वो पथरिया हिल्स से प्रेम भी उनका दिखाई देता है उनके साहित्य में, कि किस तरह से उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उन कविताओं में भी उनका वो पहाड़ी के प्रति और झील के प्रति प्रेम उनका दिखाई देता है। और उन्होंने, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपने जीवन में जितना भी साहित्य रचा वो सब अंग्रेजी भाषा में था। और उस अंग्रेजी भाषा के कुछ कविताओं का अनुवाद हुआ है। उसी अनुवाद की कुछ कविताएं मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कि जैसे एक कविता है, उसका शीर्षक है कल्पना। नहीं शिखर के स्वर्ण घनों पर, तितली के चित्रित पंखों पर, नहीं जहाँ पर निर्झर गाते, सोए खेतों में मुस्काते, या कि प्रकृति दुख पाल रही है, हिम के आंसू ढाल रही है, या कि घास पर जीवन खोए, रजत चांदनी जैसे सोए, नहीं शब्द की झनकारों में, संतुलनों में, आचारों में, नहीं वहाँ कल्पना विचरती, स्वर्ग ज्योति वह जहाँ उतरती, सब कुछ दिव्याभा पा जाता, कृष्णा जिन सा तम मुस्काता, पीड़ा भी चंदन बनती है, प्राणों में चांदी छनती है। ये प्राणों में चांदी छनती है, ये पथरिया हिल्स पर बैठे हुए सितारों से भरे हुए आसमान को देखते हुए मेरा अनुमान है कि उन्होंने ये कविता लिखी होगी, कल्पना की होगी। उसी तरह पूर्णिमा की रात पर उन्होंने एक कविता लिखी, लो सुनो वह आ रहा है गीत का स्वर, शांत हैं सारी दिशाएं सुप्त निर्झर, देवदारू निकुंज में खोया हुआ जो, ज्योति देते गगन के तारे मगन हो, जगमगाए चिंतना ज्यों मौन मन में, पूर्णिमा का चांद दीपित यों गगन में, रुपहले ये मेघ चांदी की किनारी, प्रतिध्वनित होती जहाँ से रहस गुनगुन, रुपहले ये मेघ चांदी की किनारी, झिलमिलाती अंक में लेकर पहाड़ी, झिलमिलाती अंक में लेकर पहाड़ी। यहाँ पर जो पहाड़ी है वो पथरिया हिल्स ही है। उन्होंने देखा कि वो कैसे अपने अंक में समेट कर इन सारे तारों को लेकर, अपने अंक में समेट कर सारे तारों को, और झिलमिला रही है तारों का प्रतिबिंब उनको अपने आसपास और दूर सागर झील में प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतिध्वनित होती जहाँ से रहस गुनगुन, शून्य में खोती मधुर ज्यों गीत की धुन, ओ प्रिय था दूर हमसे दूर वह बन, किंतु अपना बन गया वह मौन निस्वन, चांद था हम प्यार की बेला नहीं थी, होड़ निर्झर से हमारी लग गई थी। ये कविताएं उनके पथरिया हिल्स के प्रति प्रेम को दर्शाने वाली कविताएं हैं। और एक अंतिम कविता अब आपको सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि गौर साहब को पथरिया हिल्स से जो प्रेम था और वो चाहते थे वहाँ पर आराम करना, रोज़ शाम को वहाँ पहुँचते थे। इसलिए 25 दिसंबर 1949 को जब उनका देहांत हुआ
तो उनको उनका जो अंतिम संस्कार है वो उसी स्थान पर हुआ आज जहाँ पर गौर समाधि बनी हुई है। वह गौर समाधि ही उनके अंतिम विश्राम स्थल है। और उस स्थल के आसपास और उसके बिल्कुल लगी हुई जो पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी है, वहाँ से सागर का और सागर झील का दृश्य अद्भुत दिखाई देता है। और हम वहाँ पर खड़े होकर जब देखते हैं तो हम अपने आप डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करने लगते हैं कि अभी तो भौतिकता का इतना विकास हुआ है कि तमाम कुछ पेड़ भी कट गए हैं, झील भी छोटी हो गई है, लेकिन उस जमाने में जब झील का विस्तार बहुत था और वो लगभग पथरिया हिल्स के बहुत करीब पड़ती थी, तो उस समय उस झील का सौंदर्य, इस पहाड़ी का सौंदर्य कैसा अद्भुत रहा होगा। और महामना, उदार, दानवीर, धर्मशास्त्री, प्रखर वक्ता गौर साहब, जिनका डील डॉल बहुत ऊंचा था और बड़ी मजबूत कद काठी के थे, जिनकी ऊंची नाक और चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आँखें, ऐसी आँखें जिनमें करुणा भरी हुई थी और जो दार्शनिक टाइप की आँखें थी जिनमें से चिंतन झलकता था, ऐसी आंखों वाले गौर साहब थे। और गौर साहब के इस पूरे विराट व्यक्तित्व की जब मैं कल्पना करती हूँ, हमने तो देखा नहीं है, फोटोग्राफ से उनके देखे हैं, उस फोटोग्राफ्स में हमने उनको जिस तरह से देखा है मजबूत कदकाठी वाला, तो जब मैं उनकी इन कविताओं को पढ़ती हूँ, व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कह रही हूँ आपसे, कि जब मैं इन प्रेम में डूबी हुई कविताओं को पढ़ती हूँ और जब मैंने उनका वो हिज ओनली लव उपन्यास पढ़ा, तो मुझे एक मेरे दिमाग में एक कल्पना आई, जैसे कोई ऊंचा बड़ा उज्जवल पवित्र सा पर्वत है और उस पर्वत की छाती से कोई झरना फूट रहा है अमृत बरसाता हुआ। उस पर्वत की तरह मुझे गौर साहब लगे और वो झरने की तरह मुझे उनकी कविताएं लगी, कोमल कांत पदावली वाली, कि जैसे झरनों की गुनगुन और उसका जो एक शीतल सा एहसास मन में जागता है, उस तरह का व्यक्तित्व डॉक्टर हरि सिंह गौर का लगता है कि एक विराट व्यक्तित्व के अंदर एक इतना कोमल मन, जिसमें माँ के जैसी ममता है, पिता के जैसी कठोरता है, जो अनुशासन प्रिय है, जिसको लोग कंजूस समझते थे लेकिन वो एक्चुअली कंजूस नहीं थे, वो मितव्ययी थे। उनका कहना ये था कि अगर कम चीज़ में काम चल सकता है तो हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है, समझ लीजिए कि वो हमारे लिए नहीं है पूरी, उसका उस पर दूसरों का भी अधिकार है। और ये सारी जो चीज़ें थी, उन्होंने ही उनको उस आसन पर पहुंचा दिया जहाँ पर वो हमको ऋषि तुल्य लगते हैं, देवतुल्य लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दान दिया है और उनके कारण जो मैं या मेरी पीढ़ी से पहले की पीढ़ी या मेरे बाद की पीढ़ियां, जो हम लोग जो छोटे गांव से आए हुए लोग हैं और जब यहाँ पढ़कर और एक से बढ़कर एक सब्जेक्ट, एक से बढ़कर एक मतलब विज्ञान के हम चमत्कार और ये सारी चीज़ों को अपने विश्वविद्यालय में होते हुए देखते हैं, तो हमको लगता है कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे गौर साहब ने भी उस समय फील किया था कि अगर उन्होंने ये विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया होता तो क्या राजनीति, क्या राजसत्ता मध्य प्रदेश में और ख़ास तौर पर इस सागर जैसी जगह में, जहाँ की एक कॉलेज बना था उसको भी जबलपुर ट्रांसफ़र कर दिया था, तो क्या इस सागर में कोई विश्वविद्यालय स्थापित होता। ये प्रश्न हमारे दिमाग में हमेशा रहता है और जब हम इसका उत्तर नहीं पाते, भ्रम में पड़ जाते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, गौर साहब ने जो किया है वो उनका जो कार्य है वह देवतुल्य है, ऋषि तुल्य है। अब मैं ऐसे महामना की एक अंतिम कविता आपके सामने पढ़कर और अपनी बात को समाप्त करूंगी। यह कविता है, धरा का नहीं प्यार मेरा, प्रिय आम में मंजरी आ गई है। गौर साहब लिखते हैं, प्रिय आम में मंजरी आ गई है, अगर आ सको बन शुकी मौन आना, विहग वृंद के साथ प्रत्युष तम में, प्रथम रश्मि से होड़ ले गीत गाना, तुम्हें आम्र वन में प्रिय खोज लूँगा, कमल गंध में तुम न यूं मुस्कुराओ, प्रणय गीत अपना तुम्हें मैं सुनाऊं, अरे दिन न झलके कि तुम मंद आओ, नदी के अलस मरमरों में ध्वनित हो, मलय की पवन गंधमाती बही है, दिशा मौन है किंतु झलमल सरोवर, सुबह की किरण झांक सी कुछ रही है, हरी मखमली घास पर झर रहे हैं
मधुर रे मधुर ओस मोती। प्रथम पिक अभी जो उठा कूक पंचम, गगन में वही ध्वनि भरी मंद होती। मगर दूर रहना नहीं पास आना, मुझे छू सकेगा न उल्लास तेरा। जिया हूँ मगर आह को पी गया हूँ, अरे कब धरा का हुआ प्यार मेरा। डॉक्टर हरि सिंह गौर कहते हैं कि मेरा प्रेम कब इस धरती का हुआ। वह सामान्य मनुष्य से ऊपर और देवताओं से लगभग समतुल्य। ये हमारी अपनी भावना है कि हम उनको मानते हैं, और इस तरह से उस विराट व्यक्तित्व के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ मैं, और उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि बब्बा, आपने हमको श्रेष्ठ मनुष्य बनाने के लिए, शिक्षित करने के लिए यह ज्ञान केंद्र खोला था। हमने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य बनने की प्रक्रिया में अभी हम अधूरे हैं। अभी हम श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बन पाए हैं, आपकी कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए हैं। इस बात के लिए आप हमें क्षमा कर देंगे, ऐसी आशा करती हूँ, और पुनः डॉक्टर हरि सिंह गौर के चरणों में सिर झुकाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नमस्कार।